गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते, दुआ सलाम। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहले तो कुछ चीज़ों पर उन पर बात करेंगे जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी सी चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगी या नॉर्मली लोग फॉलो नहीं सही से कर रहे हैं। जैसे शेक के केस में मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि सिर्फ मैंगो का शेक पी सकते हैं, उसके अलावा कोई शेक नहीं पीना है, ठीक है। मतलब लोग मार्केट में देखोगे तो तरबूज का शेक मिलता है, मतलब आप खड़े हो जाइए, जो रेडी वाले बेचते रहते हैं दुकान लगा करके फ्रूट्स वाले, वो आपको तरबूज का है, जो मैंने देखा वो मैं आपको खुद बता रही हूँ, पपीता है, सब सारी चीज़ों को मतलब मिल्क में लगभग हर फ्रूट डाल करके पीने की कोशिश करते हैं। तो मिल्क में आपको इकलौता एक फ्रूट डाल करके पीना है, दैट इज़ मैंगो, ठीक है। अब वो रेडी वालों को तो या मार्केट में आप देखते हो क्या करते हैं, पैकेट खोलते हैं, जो पैकेट वाला दूध आता है उसको पैकेट खोलते हैं, पैकेट डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, मतलब आम डाला, चीनी डाला और आपको चला करके ठंडा ठंडा दे दिया। वो तो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको दूध उबालना पड़ेगा, फिर उबाल कर ठंडा करना पड़ेगा, तो उनका टाइम लगेगा। इसीलिए मार्केट का मैंगो शेक मत पीजिए, प्लीज़ इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि मार्केट का मैंगो शेक नहीं पीना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि लोग घरों में भी इस तरह का काम कर रहे हैं। घर में भी बहुत सारे लोग को देखोगे, मैंगो शेक बनाना होता है तो पैकेट वाला दूध लाते हैं, ठंडा उसको रखा हुआ है, क्योंकि जब मार्केट से भी आप लेकर आते हो ठंडा ठंडा होता है, तो ठंडा ठंडा दूध निकालते हैं, उसमें आम डालते हैं, मतलब मैंगो डाला, चीनी डाला और बना करके ले लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारे यहाँ दूध का कंसेप्ट था कि दूध जैसे ही दुहा जाता था, धारोष्ण जब होता था तो धारोष्ण दूध तुरंत पिया जाता था, तब तो हेल्थ के लिए सही बोला जाता था। दूध जैसे ही ठंडा हो जाता था उस दूध को फिर उबाल करके पीने के लिए बोला जाता था, उस दूध को नहीं पीने के लिए बोला जाता था। अभिषेक कुमार पांडे सर नमस्ते। वो दूध नुकसान करता था। और आप ये जो पैकेट वाला दूध लाते हो पता नहीं कब का पड़ा होता है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा डालते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट जिससे वो दूध ख़राब नहीं होता है। क्योंकि जब आपको पता कब चलता है, जब आप पनीर वनीर बनाने के लिए आप उसमें सिरका या कुछ भी डालिए, तो कई बार आप देखते हो सिरके का अमाउंट, विनेगर का अमाउंट या कुछ भी इस तरह के सिट्रस चीज़ें डालते हो तो काफ़ी लगती हैं। उससे पता चलता है कि दूध में कुछ न कुछ ऐसा प्रिजर्वेटिव ऐड है जिसकी वजह से वो टाइम लगता है ख़राब होने में, क्योंकि मार्केट में उनको बेचना है। और आप भी वही काम करेंगे कि हम मैंगो शेक बनाने के लिए उस पैकेट वाले दूध को डालेंगे और मैंगो डाल करके चीनी डाल कर पियेंगे, तो वो पूरा ही नुकसान करेगा। घर में कोई चीज़ आप क्यों बनाते खाते हो, तो वो चीज़ आप अच्छी तरीके से बना खा सको, लेकिन घरों में भी लोग इस तरह की चीज़ें फॉलो करते हैं। तो प्लीज़ घर में इस तरह का चीज़ मत फॉलो करिए। मैंगो शेक पीने का बहुत बढ़िया मन हो रहा है तो दूध उबालिए और उबाल करके थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर जब आ जाए तब आप फ्रिज में रख दीजिए। क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है कि कैसे करेंगे, सुबह का दूध आपने उबाला है, ठंडा हो गया, उसको फ्रिज में रख दीजिए, शाम को बना कर लीजिए। क्योंकि कोई चीज़ जब जिस फ़ायदे के लिए, क्योंकि आप जब मैंगो शेक लेते हो तो आपके दिमाग में रहता है हमारे अंदर मैंगो जा रहा है, वो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि मीठे आम वाकई अच्छे होते हैं, आम के गुण चलो मैं अगले सेशन में डिस्कस कर लूँगी, अभी मुझे याद आ गया सुबह बात करूँ। आप उसमें दूध जा रहा है तो आपको पता है कि दूध के फ़ायदे हैं। तो ये चीनी जा रही है डायबिटिक पेशेंट को अलावा, और लोग, सुनीता दी नमस्ते, और लोग सोचते हैं कि नहीं चलो चीनी भी जा रही है तो अच्छी सी ताकत लाएगी, सारी चीज़ें लाएंगी। हालांकि आज की डेट में आपके पास मेजॉरिटी चीज़ें ख़राब है और कुछ चीज़ें हम अपने आलस में ख़राब कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आलस में कोई चीज़ मत ख़राब करिए। या मार्केट वाला तो चूँकि ऐसे बनाता है और उसको हम उसका मैंगो शेक पीने में हमें चूँकि बड़ा अच्छा लगता है। कई बार लोगों का ये भी लॉजिक होता है, फ्रैंकली मैं बता रही हूँ, मैंगो शेक क्योंकि मैं भी बनाने की शौकीन रही हूँ और मैंगो शेक बहुत बनाया है। मैंगो शेक का सारा दारोमदार निर्भर करता है आपके मैंगो की क्या क्वालिटी है। अगर मैंगो की क्वालिटी अच्छी है, मतलब उसका फ्लेवर अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, तो जैसे खास करके मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी मुझे अपने घर के आम का जब मैंने मैंगो शेक पिया है तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो मैंगो शेक के लिए आपके मैंगो की क्वालिटी, आपके मिल्क की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए और इस तरीके से मैंगो शेक मत बनाइए। मैंने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि मैं कई बार मार्केट में खड़े होकर जब जूस वगैरह पिया है तो वो लोग शेक वगैरह बना कर देते हो, कैसे बनाते हैं, अच्छा अपनी आदत रहती है देखने की। तो मैंने बहुत बार, क्योंकि जब हम लोग बचपन में थे, अभी हमारी एज ग्रुप के आसपास जितने लोग जुड़े होंगे, जो अपना पुराना बचपन याद करिए, आपके पुराने बचपन में मार्केट में जो फ्रूट वाले जूस के शॉप पर रहता था, सिर्फ फ्रूट जूस मिलते थे और शेक के रूप में सिर्फ मैंगो शेक मिलता था। लेकिन इधर ये 15-20 साल से, खास करके 10 साल से सिलसिला ये हो चुका है कि मार्केट में हर फ्रूट का शेक मिलता है, मिल्क शेक। और मिल्क शेक के नाम पर लोग चीकू का शेक पीते हैं, बड़े मन से पीते हैं चीकू का शेक। चीकू ऐसे खाने में कम अच्छा लगता है, शेक के रूप में ज़्यादा अच्छा लगता है, वो खाते पीते हैं।
एप्पल के साथ खाते पीते हैं, जो नॉर्मली जनरली पपाया का तो पीते ही पीते हैं। ये सब सारी चीज़ें प्लीज़ इस तरीके से मत करिए, ये बहुत भारी होती है। अब कहोगे मजदूर वर्ग होता है, जो मजदूर वर्ग होता है, यहीं पर एक मैं बात कहूँगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना हर बात में इफ़ एंड बट क्रिएट करने वाले होते हैं। अमूल का दूध अगर 1-2 दिन ना यूज़ करो तो सारा दूध गंदा गंदा हो जाता है, यूज़ करने लायक नहीं रहता। यस सर। तो यहीं पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई मज़दूर तो पी सकता, हाँ मज़दूर पी सकता। मज़दूर का मतलब वो जो फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा करता है। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि चरक जी ने हमारे एकदम साफ साफ कहा है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर करता है वो पत्थर को भी पचा सकता है। इट मीन्स कि उसकी डाइजेस्टिव फायर इतनी अच्छी होनी चाहिए, और आज की डेट में मज़दूरों की भी इतनी अच्छी डाइजेस्टिव फायर नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी बात है कि वो दूध प्रोसेस्ड है, तो प्लीज़ गलत चीज़ को मत लीजिए। ये मैंगो शेक वो रोज़ पी सकता है मज़दूर, ये अलग सी बात है। लेकिन मैं कहूँगी ख़राब दूध का मतलब इस तरीके से कच्चे दूध का जो काफ़ी टाइम तक फ्रिज में पड़ा हुआ है और उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ, उस वजह से आपने यूज़ कर लिया फटने में। तो जो भी यहाँ पर लेडीज़ हैं या जो भी फीमेल हैं या जो भी मेल भी दूध पकाते होंगे, उन सबको बहुत अच्छी तरीके से एहसास होगा कि दूध के साथ तो वैसे ही आज की डेट में बहुत कल्याण हो चुका है। इसी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं बात करती हूँ कि दूध में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, और जिसकी वजह से हमारे चरक जी ने साफ साफ कहा था क्षीरम जीवनीय नाम, मतलब वाइटल चीज़ों में जो चीज़ होती है वो बेस्ट है आपका दूध। वाइटलिटी के लिए, आपके अंदर ताकत बढ़ाने के लिए, जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जिस दूध के बारे में कहा गया था, उस दूध में इतनी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, मतलब गलत हो चुका है। और ऊपर से उस दूध को हम थोड़ा सा अपने आलस में और कल्याण करते हैं। भाई मार्केट वाला की बात तो समझ में आते है कि उसको 10 कस्टमर खड़े हैं, उसको खटखट करना, वो इस तरीके से करेगा तो नहीं कर पाएगा। बट आप प्लीज़ घर में इस तरह के कार्यक्रम मत करिए कि आपने पैकेट खोला, दूध और मैंगो और चीनी डाल करके पका लिया। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि इस तरीके से मैंगो शेक हमें नहीं पीना है, ना पीजिए, क्योंकि उस मैंगो शेक के कोई फ़ायदे नहीं आने हैं। जो आपको मैंगो की कच्ची क्वालिटी मिलनी थी वो भी चली जाती है। और एक बार दिमाग में इस तरह की चीज़ आ जाए कि ऐसा मैंगो शेक पी रहे हैं तो हम पी भी लेते हैं ना, तो भी हमें लगता है कि नहीं, कुछ सही चीज़ तो हमने पिया नहीं, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो एक तो मैंगो शेक के बारे में बात करनी थी, इसलिए मैंने निशान लगाया हुआ था, क्योंकि काफ़ी लोगों को देख रही थी। और मोस्ट प्रॉब्ली मैंने सेशन में अपने पहले भी इस बात को डिस्कस किया था कि इस तरीके से शेक वगैरह को सिर्फ मैंगो के अलावा और किसी फ्रूट का शेक आप नहीं पियेंगे। अब एक चीज़ और मैं बात करूँगी, हाँ अभी मैं सारे फेसबुक के सेशन में ही जिन लोगों ने क्वेश्चंस पूछा हुआ है, एक सर कोई है मानस क्लिनिक के नाम से, डॉक्टर मनोज का है समथिंग, तो उन्होंने कैल्सीफाइड ग्रेनुलोमा ब्रेन के बारे में पूछा हुआ है, और उन्होंने इस चीज़ के बारे में 3 बार कमेंट किया हुआ है। और मैंने सर को हर बार एक बात बोली हुई है कि कैल्सीफाइड ग्रेनुलोमा करके हमारी आयुर्वेद की डायग्नोसिस नहीं बनती है। तो पेशेंट के क्या साइन है, क्या सिम्टम है, उसकी पाचनगत क्या हालत है, उसकी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या के लेवल पर क्या डिफेक्ट है। अंकित सिंह सर जी हेलो, नमस्ते। ये सारी चीज़ें मुझे आप बताइए। मैंने और इसीलिए मैंने बाद में उनको 4th टाइम क्या किया कि मैंने उनको मैसेज, अपना नंबर लिखा, मैंने कहा कॉल करिए मुझे या अपना नंबर दीजिए, समथिंग इस तरह का कुछ मैंने रिप्लाई किया हुआ है। क्यों रिप्लाई किया है? क्योंकि हमारी आयुर्वेद की डायग्नोसिस एक अलग तरीके से बनती है, एलोपैथी की डायग्नोसिस अलग होती है। अगर एलोपैथी की डायग्नोसिस पर आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करोगे तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और इतनी बड़ी बड़ी डायग्नोसिस देखकर तो आधा आप वैसे ही डर जाते हो। जैसे मैंने पिछली बार ही कहा था कि प्लीज़ अपनी डायग्नोसिस बनाइए। पेशेंट आपके पास आ जाता है और बोल देता है कि मेरी ब्लड रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम है, अल्ट्रासाउंड में ये प्रॉब्लम है, ये देख लो और करेक्ट करो। किसी भी ब्लड रिपोर्ट या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को ठीक करना नहीं होता, हमें आपको ठीक करना होता है। इसलिए आपके अंदर क्या तकलीफ है, आपको कौन सी तकलीफ होती है, आपकी भूख प्यास नींद, ये सब सारी चीज़ें कैसी होती है। और मैं चूँकि प्रॉपर केस टेकिंग करती हूँ, मेरी केस टेकिंग में कई बार काफ़ी टाइम लगता है, हाफ आवर से लेकर 1 आवर तक मैं पेशेंट की केस टेकिंग करती हूँ कि मुझे वजह पता चले। और उसी केस टेकिंग की एक एग्जांपल मैं आपको के सामने रखूँगी, जिससे शायद आपको अपनी बात समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ इस कैल्सीफाइड ग्रेनुलोमा के केस में मैं आपको कोई मार्गदर्शन नहीं कर पाऊँगी, सिंपल वर्ड में समझूंगी तो कोई चीज़ क्या हो गया है कि कैल्सिफिकेशन हो गया। कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कफ गुण बढ़ा और वात ने उसको सुखा दिया है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो हालांकि पित्त भी बढ़ेगा, तब ये सारी चीज़ें मिल करके तब कैल्सीफाइड ग्रेनुलोमा होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं वात पित्त कफ नाशक चिकित्सा करनी है, नहीं, हमारे को कारण देखना पड़ेगा। जो हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट है बिल्कुल संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, मतलब जो हेतु है, जिस वजह से बीमारी हो रही है, उस वजह को हटाना है ना। पहले कारण को हटाएंगे तो कार्यद्रव्य अपने आप हट जाएगा, जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है। वहीं पर मैं आपको एक बात शेयर करूंगी। हम मेरे कोलीग हैं, बैचमेंट हैं, उनकी एक पेशेंट की मैं केस टेकिंग कर रही थी। उसको स्किन डिसीज़ का इशू था, मोस्ट वाली स्किन में ही कुछ प्रॉब्लम थी। जहाँ तक
मुझे याद है। तो उसके साथ में क्या था, यस, स्किन के नहीं, मैं बोली हेयर फॉल का इशू था, याद आ गया, सॉरी। तो हेयर फॉल के इशू में क्या हुआ, उस पेशेंट का करीब काफ़ी यंग एज में स्टार्ट हुआ था और उसने फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था तो स्टॉप हो गया था, फिर 3-4 सालों से काफ़ी हो रहा था और जब दवा लेती थी तो ठीक हो जाता, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, खास करके समर सीजन में होती थी। तो जब मैंने प्रॉपर केस टेकिंग करी तो प्रॉपर केस टेकिंग में जानते क्या पता चलता है, पता ये चलता है कि वो बच्ची जब थी, मतलब यंग एज से ही वो चाय में नमकीन को डाल करके लेती थी। मुझे कुष्ठ क्यों याद आया, एक्चुअल में कुष्ठ में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा विरुद्ध आहार विहार के हेतु थे। तो हेयर फॉल की जो उसकी जो मेन हिस्ट्री नज़र आई, और तो थोड़े बहुत और भी कुछ हेतु थे लेकिन मेन हेतु यही था। तो अभी तो डॉक्टर साहब ने चाय बंद करी थी लेकिन मैंने सीधे बोला कि चाय के साथ नमकीन या सॉल्ट के साथ में मिल्क या सॉल्ट के साथ स्वीट आइटम आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो हेतु की ये वजह होती है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं मैम जब तक मैं दवा खाता हूँ, या सर जब तक मैं दवा खाता हूँ तब तक तो मैं ठीक रहता हूँ, और जैसे मैं दवा छोड़ता हूँ हमारे को बीमारी फिर से रिकरेंस होती है। उसके पीछे वो जो वजह होता है, हेतु होता है, वो नहीं निकालते हैं। और एलोपैथी में तो पूछते ही नहीं कि भाई क्या क्या खाते पीते हो, क्या वजह, क्योंकि उनके साइंस में नहीं है। हालांकि आजकल कुछ डॉक्टर अवेयर हो गए तो कुछ पूछने लगे हैं। लेकिन आयुर्वेद में भी मैंने कई सारे लोग को देखा है कि पेशेंट घुसता है अंदर और बाहर निकलता है विदिन 1 मिनट। क्योंकि मैं एक बार किसी स्टोर पर गई थी, पतंजलि के स्टोर की मैं बात कर रही हूँ। पतंजलि के स्टोर पर मैं गई, पेशेंट, मैं सामने कुछ मेडिसिन लेने गई थी और सामने पेशेंट गया मेरे और तुरंत आया और 4 दवाएं लिख कर दी हुई थी। इसका मतलब कई बार आयुर्वेद के भी बहुत सारे प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो पेशेंट से पूछते नहीं कि किस वजह से, मतलब क्या आपका प्रॉपर केस टेकिंग जिसको कहते हैं, प्रॉपर केस टेकिंग नहीं करते हैं। तो जब तक आपकी प्रॉपर केस टेकिंग नहीं होती है वो वजह नहीं निकल कर आ पाती है और आप क्या करते हैं, उस वजह को करते रहते हो, उस काम को करते रहते हो, तो इसलिए आपकी जो बीमारी है वो इस हालत में आ जाती है कि नहीं ठीक होती है या दवा के दम से दब जाती है, फिर उभरती रहती है, क्योंकि आप वजहों का, या को बोलते हैं ना, हेतुओं का त्याग नहीं करते, जो हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट है। इसीलिए मैंने बताया। तो प्लीज़ हेतुओं का त्याग करिए। जैसे इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, एक मेरे यूरिनरी ट्रबल की पेशेंट थी तो डेली उनको अचार चटनी खाने की आदत थी। एक मेरी पेशेंट थी तो डेली इतना मिर्ची का अचार लेकर का खाना खाना बैठती थी और उसके रक्त धातु की दृष्टि काफ़ी अच्छी खासी थी। और जब पूछो तो बोलती मैम आप जो बताते हो सो ही मैं खाती हूँ और मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरा एक सेशन मैंने 2-3 लिए हुए हैं विरुद्ध आहार विहार का, उसको सुनिए, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा किस चीज़ के साथ किस चीज़ को नहीं खाना पीना चाहिए। और डे 1 से जब से मैंने सेशन लेना स्टार्ट किया था तब से मैं कह रही हूँ कि जब भूख लगे तब खाना खाइए, जब प्यास लगे तब पानी पीजिए, मात्रा से अधिक आहार मत खाइए, रात्रि जागरण मत करिए, दिवाशयन मत करिए। मुझे भी नींद आती है, मैं भी चेयर पर बैठे बैठे सो जाती हूँ, लेकिन बिस्तर पर लेट करके मत सोइए। कई सारे लोग दिन में 2-2 3-3 घंटे सोते हैं, बोलते हैं मुझे रात में नींद अच्छी नहीं आती। जब आप दिन की नींद छोड़ोगे तो रात में नींद आना शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों को फॉलो करिए, अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखिए। और ये चीज़ें मैं बार बार आपको बताया हुआ है। सबसे बड़ी बात है ना कि आप मेरे सेशन को जा कर के सुनेंगे। अभी मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी डाल देती हूँ, सिर्फ इसीलिए डाल देती हूँ कि आप इन चीज़ों को प्लीज़ फॉलो करिए, ठीक है। तो ये बात चली है। और